नमस्कार साथियों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल इंद्रेश कुमार साहू में आपका हार्दिक स्वागत है। इतने दिनों से वीडियो आपको नहीं मिली, इसके लिए मुझे बहुत ही खेद है। लेकिन अब आपको वीडियो में परेशानी नहीं होगी, क्योंकि कुछ कारण से मैं आपके पास वीडियो नहीं भेज पा रहा था। लेकिन अब आपके पास वीडियो अक्सर अब मिलती रहेंगी। पिछली वीडियो में आपको मैंने जैन धर्म, बौद्ध धर्म में और भी मैंने आपको टॉपिक आपने पढ़ाए हैं, उसको आगे बढ़ाते हुए आज मैं आपके सामने लाया हूँ अशोक का जीवन परिचय। तो हम आज समझेंगे अशोक के जीवन परिचय के बारे में। आखिर अशोक ने कौन कौन से काम किए, कब गद्दी पर बैठा, इसके बारे में, इसके कौन कौन से अभिलेख हैं और ये अभिलेख कहाँ मिलते हैं, सबकी विस्तार से चर्चा करेंगे। वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। शुरुआत करते हैं आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए। अशोक का जीवन परिचय दिया कि बिंदुसार का उत्तराधिकारी अशोक महान हुआ, जो 269 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा। कहाँ बैठा? मगध की राजगद्दी पर बैठा था 269 ईसा पूर्व में। ठीक। उनकी माता का नाम सुभद्रांगी था। आगे चलते हैं। अब दिया है आपका कि राजगद्दी पर बैठने के समय, जब अशोक राजगद्दी पर बैठा उस समय अशोक के पास कौन सा नेतृत्व कर रहा था, कौन से पद पर था? तो वो था आपका अवंती का राजपाल। ठीक है। नेक्स्ट है आपका मास्की, गुजर्रा, नेतुर एवं उडेगोलम के लेखों में अशोक का नाम मिलता है। ये आपके 4 लेख हैं। इसमें क्या आपका अशोक के नाम का वर्णन है। आगे दिया गया है अशोक का इतिहास हमें मुख्यतः उसके अभिलेखों से ज्ञात होता है। अशोक ने कौन कौन सी घटनाएं की, अशोक के बारे में जीवन परिचय क्या, सब क्या, उसके इतिहास में क्या, लेखों से जानकारी मिली है। कहाँ से मिली है? लेखों से। अब लेख कौन कौन से हैं, कितने भागों में विभाजित किया गया, तो इन लेख को देखते हैं। तो आपका दिया है आपका शिलालेख, स्तंभलेख और गुहालेख। ठीक है। जितनी आपके 3 लेख हैं, इस शिलालेख आपके जो पत्थरों पर लिखे जाते थे, स्तंभलेख जो आपके खंभों पर लंबे लंबे खंभे होते थे, उसमें आपके लेख लिख दिए जाते थे उसके बारे में। ठीक है, वही सब कुछ मिला हुआ है। अब देखेंगे नेक्स्ट आपका जो दिया गया है आपका अशोक के प्रमुख शिलालेखों और उनके संबंधित राज। ये आपके पेपर के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो आपके आने वाले पेपर हैं वनडे एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक न एक आपका अवसर आता है। इसलिए वीडियो को देखते रहें, नेक्स्ट अंत तक देखें, जिससे आपको हर एक पॉइंट आपको क्लियर हो चले। इस वीडियो में आपको पॉइंट बाय पॉइंट आपको बताता हूँ, जो कि पेपर की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। फालतू का इस वीडियो में कभी भी वीडियो पर नहीं बताता हूँ, कोई भी फालतू चीज़ नहीं बताता हूँ जो आपको पेपर में भी नहीं आए और फालतू हम पढ़ते रहें उस चीज़ को। मैं यहाँ पर हर एक टॉपिक पॉइंट बाय पॉइंट लेकर आता हूँ, जो आपके पेपर की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहते हैं। ठीक है। अब वहाँ पर समझेंगे आप शिलालेखों के स्थान कौन कौन से हैं और वो स्थान कहाँ पर मिलेंगे, किस राज्य से संबंधित हैं। ठीक। तो शुरुआत करते हैं। पहला है आपका साहिबाजगढ़ी, जो आपके पेशेवर में है, पेशावर कहाँ पर है? पाकिस्तान में। मनसेहरा हजारा पाकिस्तान में। कालसी उत्तराखंड में। गिरनार गुजरात में। ठीक। अब चलते हैं नेक्स्ट ये है आपका धौली तथा जोगढ़, जो कहाँ पर है? उड़ीसा में है। अरगुड़ी, राजुल और मंडगिरी आंध्र प्रदेश में। सोपारा महाराष्ट्र में। रूपनाथ तथा गुर्जरा मध्य प्रदेश में। सासाराम बिहार में। बेराट कहाँ पर है? राजस्थान में है। बेराट का दूसरा नाम से भी जानते हैं, वो आपका भृगु। ठीक है, भृगु है। अब चलते हैं नेक्स्ट दिया है आपका मास्की, गोमीमठ, ब्रह्मगिरी, सिद्धपुर और जट्टिंग, रामेश्वर, कंगन, हल्ली, पालकी गुड्डी। ये कहाँ पर मिलते हैं आपकी सब्जी? कर्नाटक राज्य से संबंधित हैं। ठीक। एहरोरा उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका। कर्नाटक के गुलबर्गा जिले के कंगनहल्ली से प्राप्त उभरी हुई मूर्ति होती हैं। मूर्ति शिल्प शिलालेख में अशोक के प्रस्तर रूप चित्र के साथ रणदेव अशोक उल्लिखित है। ठीक है।
नेक्स्ट है आपका पुराणों में अशोक को अशोक वर्धन कहा जाता है, कहा गया है। ठीक है ना। तो वीडियो आपको पसंद आ रही होगी, वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। और इस पीडीएफ की आपको चिंता नहीं करनी है, ये पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल इंग्लिश कुमार साहू में मिल जाएगी। इस टेलीग्राम चैनल की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप वहाँ से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा और वहाँ पर हर पीडीएफ आपको मैं भेज देता हूँ। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट दिया गया है, अशोक ने अपने अभिषेक के 8 वर्ष बाद, कब 8 वर्ष बाद 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया। कौन से स्थान पर आक्रमण किया था उसने? कलिंग पर आक्रमण किया 261 ईसा पूर्व में। कलिंग की राजधानी तोलसी पर अपना अधिकार कर लिया। ठीक, अहरोरा लेख में यह घोषणा की गई कि अशोक व्यक्तिगत रूप से बौद्ध धर्म का अनुयायी था। ये बहुत ही मोस्ट है कि अशोक किस धर्म को मानता था, तो बौद्ध धर्म को। ठीक, ये कहाँ से मिला है, किस लेख से मिला है? तो लेख है आपका अहरोरा, इस लेख को आप याद रखना। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि अशोक एक उपासक के रूप में अपने राज्य अभिषेक के 10वें वर्ष में जब उसका राज्य अभिषेक हो गया था, उसके 10 वर्ष बाद बोध गया, 12वें वर्ष में निगली सागर और 20वें वर्ष में लुम्बिनी की यात्रा की। 3 स्थानों पर वह घूमा, 10वें वर्ष, फिर 12वें वर्ष में जाकर 20वें वर्ष में इन्हें यात्रा की। अशोक ने आजीविकों के रहने हेतु, आजीवक थे उनको रहने के लिए अशोक ने बहुत अच्छा काम किया। उसने पहाड़ियों में, बराबर की पहाड़ियों में, कहाँ पर? बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाएं बनाई। कौन, कितनी गुफाएं? 4। उनके नाम कौन कौन से थे 4 गुफाओं के? कर्ज, चौपर, सुदामा और विश्व झोपड़ी, जबकि 4 गुफाओं थी जो आजीविकों के रहने के लिए अशोक ने बनवाई थी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखते जाइएगा पॉइंट। अब नेक्स्ट दिया है आपका, अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा। से बौद्ध धर्म के प्रचार को बढ़ाने के लिए, बौद्ध धर्म को आगे बढ़ाने के लिए अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेज दिया। बौद्ध परंपरा, उनकी लिपियों के अनुसार अशोक ने कितने 84,000 स्तूपों का निर्माण करा। ये बहुत ही मोस्ट है, इनको याद रखना। ठीक, भारत में शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम अशोक ने ही किया था। जो आपका शिलालेख है उनका प्रचलन भारत में कब हुआ? अशोक के समय हुआ। ठीक, अशोक ने किया था सर्वप्रथम। अशोक के शिलालेख में ब्राह्मी, खगोष्ठी, ग्रीक, अरमाइक लिपि का प्रयोग हुआ। अशोक के अभिलेखों को 3 भागों में बांटा, आपको मैं पहले बता दिया था, शिलालेख, स्तंभलेख और गुहालेख। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि कौशाम्बी अभिलेख को महारानी का अभिलेख कहा जाता है। रानी का अभिलेख कहा जाता है। अशोक का सार एक कूना अभिलेख ग्रीक एवं अरमेमाइक भाषाओं में प्राप्त हुआ। सम्राट की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद थी। ठीक, जिसमें सदस्यों की संख्या 12, 16 या 20 होती थी। अशोक के समय मौर्य साम्राज्य में प्रांतों की संख्या कितनी थी? 5। जो मौर्य साम्राज्य था उस समय, अशोक के समय, तो कितनी संख्याएं थी प्रांतों की? सिर्फ 5 संख्याएं थी। प्रांतों को चक्र कहा जाता था। जी ध्यान देना, प्रांतों को क्या कहा जाता था? चक्र। ठीक है, चक्र कहा जाता था। प्रांतों के प्रशासक कुमार या आर्यपुत्र या राष्ट्रिक कहलाते थे। प्रांतों को, मतलब प्रांतों का जो विभाजन था वो किसमें था? विषय में था। प्रांतों के विभाजन इसमें था विषय। विषय कोई सब्जेक्ट नहीं है, आप सोच सब्जेक्ट होता विषय नहीं, विषय एक क्षेत्र है। जैसे आज के समय में गांव सबसे छोटी इकाई होती है, उसमें उसके बाद कस्बा है ना, फिर जिला, इस प्रकार के शहर होते थे ना, तो उस समय विषय हुआ करते थे और विषय को विषयपति के अधीन होते थे। जैसे ग्राम है, ग्राम का मुखिया क्या है? प्रधान। इस प्रकार के विषय का मुखिया कौन? विषयपति होता था। ठीक, प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी और जिसका मुखिया ग्राम में कहलाता था।
सबसे छोटे का ग्राम, उसका मुखिया ग्रामिक। ठीक, नेक्स्ट, प्रशासकों में सबसे छोटा गोप था और 10 ग्रामों शासन संभालता था। ठीक है ना। बिक्री कर के रूप में मूल का 10वां भाग वसूला जाता था। जो टैक्स था, जो बिक्री टैक्स, सेलिंग टैक्स कैसे बोलते थे, जितना उसका मूल हुआ उस मूल का 10वां भाग क्या करते थे, राजा लोग वसूलते थे। जो नहीं देता था, जो उसको बचाने के लिए चक्कर में हम उसको टैक्स नहीं देंगे, बचाएंगे, चोरी कर लेंगे, तो उनको क्या है, मृत्यु दंड देने का प्रावधान था। क्या इसका प्रावधान था? मृत्यु दंड देने का प्रावधान था। ठीक, युद्ध क्षेत्र में सेना का नेतृत्व करने वाला अधिकारी, जहाँ पर युद्ध हो रहे हैं उस क्षेत्र को जो सेना का नेतृत्व करता था उसका अधिकारी क्या कहलाता था? नायक कहलाता था। क्या? नायक। ठीक, और सैन्य विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी, सैन्य विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी सेनापति कहलाता था। क्या कहलाता था? सेनापति। अब चलते हैं नेक्स्ट है आपका, अशोक के समय जनपदीय न्यायालय के न्यायाधीश को राज्यों के कहा जाता था। सरकारी भूमि को सीता भूमि कहा जाता था। ठीक है, कौन सी भूमि? सीता भूमि, सरकारी को। ठीक, और बिना वर्षा के अच्छी फसल होने वाली भूमि को, मतलब वर्षा भी न हो, फसल भी अच्छी हो, तो उस भूमि को क्या बोलते थे? उस भूमि को बोलते थे अद्योमात्रक, अद्योमात्रक कहा जाता था। ठीक है, तो ये था आपका अशोक का जीवन परिचय, उसके से संबंधित कुछ अभिलेख थे, उसके बारे में पूरी जानकारी थी। वीडियो सुना, वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। मेरी मुलाकात अगली वीडियो में फिर होगी, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।